नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वाली क्लास में आपको जो ग्लैंड थी वो करवाए थे, और अब आज हम यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो अपना श्वसन तंत्र है, उसके बारे में यहाँ पर आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए श्वसन होता क्या है, आपको पहले ये बता दें अपन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन अपन के जो बाहर से वातावरण के द्वारा जो एयर अंदर लेना, एयर को अंदर लेना और बाहर CO2 छोड़ना या बाहर एयर ट्रांसफर करना, वो सब क्या है अपना श्वसन के अंदर आता है, रेस्पिरेशन के अंदर आता है। यानी कि अगर अपन बोलेंगे, आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो अपन श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, तो आप अपने वातावरण को, अपने जो इन्वायरमेंट के अंदर है, वातावरण के अंदर है, अपनी पूरी ऑक्सीजन ना पाई जाती है। तो कुछ गैसेज भी अपन उसके साथ के अंदर इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, लेकिन अपन उन गैसेज के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं अपन, जो एलोलाई के पास जाती है ऑक्सीजन, वहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाता है और बाकी सभी गैसों को बाहर की तरफ कर देता है। तो अपन यही बोलेंगे कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना क्या है, श्वसन है। ठीक है, तो एयर को अंदर लेना और जो CO2 है उसको बाहर छोड़ना क्या बोलेंगे, उसको श्वसन बोलेंगे। ठीक है, तो जो श्वसन की क्रिया है वो शुरू कहाँ से होती है, अपनी नोज से शुरू होती है। तो नोज से शुरू होती है और नोज से शुरू होते हुए ये विंड पाइप अपना श्वसन नली, ये विंड पाइप यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरे विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक पहुँचती है। ठीक है, ये एयर लंग्स तक पहुँचती है और लंग्स के अंदर जो एलोलाई होती है, जो कुपिकाएं होती है, ठीक है, उन कुपिकाओं के द्वारा इसको फिल्टर किया जाता है एयर को। जो CO2 जो ऑक्सीजन होती है उसको तो ब्लड तक पहुंचाया जाता है, और जो CO2 जो ब्लड से CO2 लेकर के उसको बाहर की तरफ करती है। ये सारा श्वसन क्रिया में आता है। तो अपन बात करते हैं श्वसन के अंदर। तो देखिए श्वसन होता कितने प्रकार का है। तो श्वसन दो प्रकार का होता है। जो रेस्पिरेशन होता है कितने प्रकार का है, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो 2 प्रकार का अपने क्या है रेस्पिरेशन सिस्टम है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया ना। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीश्वसन होता है, और एक ये अनऑक्सीश्वसन। ठीक है, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको जो ये वायु की उपस्थिति के अंदर, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये किसमें होता है, ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस के अंदर होता है, और O2 की प्रेजेंस के अंदर, O2 की उपस्थिति। ठीक है, तो इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और इसके अंदर क्या होती है, O2 की अनुपस्थिति होती है ना, O2 की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है एरोबिक में, और एनारोबिक में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीश्वसन है, ये अनऑक्सीश्वसन है। ठीक है, तो देखिए जो अपन को ऑक्सीजन अपन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या करती है, शरीर में उससे एनर्जी में मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा अपने सेल्स का ब्रेकडाउन होता है और अपने को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो किस तरह से बताइए, जो अपन ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किससे, ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर के हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है।
और CO2 बाहर निकलती है, यानी कि C6। इसमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिलाते हो तो अपन क्या मिलेगा? पानी H2O प्लस CO2, यानी कि CO2 बाहर निकल जाती है और जल बन जाता है, और प्लस में ATP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ATP का। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर CO2 बाहर निकलती है और ATP का निर्माण होता है। इसके अंदर 38 ATP यानी कि जो एक एनर्जी है, ठीक है, इस एनर्जी का अपन का निर्माण किसमें होता है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, और उसके अंदर क्या बन जाती है? लैक्टिक एसिड वगैरह ये बन जाते हैं, यानी कि जो अनऑक्सिडाइज्ड सब्सटेंस है ना, उसके अंदर एरोबिक जो अपना लैक्टिक एसिड है, ये एथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, एथेनोइक एसिड ये बन जाते हैं। तो इसके अंदर क्या बन गए? ठीक है, तो इसके अंदर क्या बन गया? ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, और ये बनाया क्या अपने पास? ये बनाया, ये CO2 बाहर निकल गई, और प्लस में H2O और प्लस में ATP, इसका निर्माण करता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसके अंदर ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसके अंदर अनुपस्थिति में होता है, तो वहां पर क्या होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। क्या होता है इसके अंदर? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है इसके अंदर, ठीक है। और एथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड और एथेनोइक एसिड का अपना इसके अंदर निर्माण होता है, ठीक है। जैसे इसको आप देखो, जब आप कभी दौड़ लगाते हो, रनिंग करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपके पैरों में पीछे की तरफ दर्द होता है। तो वो क्यों दर्द का अनुभव होता है? क्योंकि आपकी जो सेल्स है, आपकी जो मसल्स है, उनको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कि वो ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो नहीं ले पाती है। इस कारण से वो कौन सी रेस्पिरेशन करती है? फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण वहाँ पर क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड जमा होता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, दर्द होता है पैरों में। ये लैक्टिक एसिड का ही वो कमाल है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो वो कुछ समय बाद वो दर्द गायब हो जाता है। गर्म पानी से करने पर, छिड़काव करने पर वो लैक्टिक एसिड वहाँ से हट जाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। इस कारण से जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो वहाँ पर होता है। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो अपने होता है ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और रेप्टाइल्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और रेप्टाइल्स के अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग, रेप्टाइल्स और एनिमल्स, इन तीन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता किसमें है? ये जो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? अपना एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे अमीबा हुआ, बैक्टीरिया, फंगी, है ना। अमीबा, बैक्टीरिया, इसके अंदर, ठीक है। अमीबा, बैक्टीरिया, ये सभी क्या बनते हैं? ये अपने एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आते ही ये सभी क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। फिर अमीबा, फंजाई, बैक्टीरिया और यूनिसेलर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो सब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए रेस्पिरेशन जो ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेशन ऑर्गन्स की बात करते हैं अपने, तो इन सब में अलग अलग रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है। अपना जो रेस्पिरेशन ऑर्गन है वो कौन सा है? अपना जो रेस्पिरेशन ऑर्गन है वो है जो अपने लंग्स होते हैं, लंग्स, यानी कि जो फेफड़े हैं उनके द्वारा अपन क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। इन फेफड़ों जो मेन फंक्शन है अपना रेस्पिरेशन के अंदर, वो
लंग्स है यानी फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के द्वारा अपन क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और अन्य जीव हैं जैसे अन्य जो एनिमल्स जो रेप्टाइल्स है वो भी सभी का अलग अलग अंग होता है, उसी से क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे अपन बात करें अपन जैसे अपन लंग्स के द्वारा तो अपन करते हैं ह्यूमन एनिमल एंड तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स श्वसन अंग। तो लंग्स की बात करें अपन तो लंग्स के द्वारा कौन से जो एनिमल्स है वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। तो वो है अपने एनिमल्स ह्यूमन और फ्रॉग। जो फ्रॉग क्या करता है, जब पानी में रहता है तब तो स्किन के द्वारा करता है वो, ठीक है। जब पानी में रहता है फ्रॉग तब तो स्किन के द्वारा, और जब जमीन पर रहता है तो अपने लंग्स के द्वारा। तो इन अर्थ यानी लैंड ऑन अर्थ, ठीक है, जमीन के अंदर। और जब ये पानी में रहता है तो क्या करते हैं, स्किन के द्वारा करता है। तो स्किन के द्वारा कौन कौन से जो एनिमल्स है, तो देखिए फ्रॉग, एक फ्रॉग हो गया और एक अर्थवर्म, फ्रॉग एंड अर्थवर्म, केचुआ। और जो फ्रॉग है ये पानी में, इन वाटर और ऑन लैंड, इसके अंदर ये क्या करता है, फ्रॉग रेस्पिरेशन ऑर्गन इसका स्किन के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और इसके अंदर जो गिल्स है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, गिल्स। तो गिल्स है, तो गिल्स के द्वारा कौन करता है, फिश करती है। कौन करता है, फिश जो मछली होती है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। और अपन बात करें ट्रेकियल ट्यूब, जो ट्रेकियल ट्यूब होती है, जो जैसे ट्रेकिया ये अपना, तो इस ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा कुछ एनिमल्स, कुछ जीव जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। वो कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट और कॉकरोच, इंसेक्ट और कॉकरोच। ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा कौन करता है, कॉकरोच और इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट और कॉकरोच, ये दो क्या करते हैं, वो इसी ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा, श्वसन नली के द्वारा क्या करते हैं, ये श्वसन कर लेते हैं। इनको ये लंग्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और एक जनरल बॉडी सरफेस, अपनी पूरी बॉडी से ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पूरी बॉडी को ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन मानते हैं। इनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो रेस्पिरेशन करते हैं वो तो वो पूरी बॉडी से ही करते हैं। वो कौन से यूनिसेलुलर जो ऑर्गन्स होते हैं, अमीबा हुआ, तो वो जैसे अमीबा है ना, जनरल बॉडी, ठीक है। जनरल बॉडी से कौन करते हैं, यूनिसेलर, यूनिसेलुलर जो ऑर्गन्स जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, जैसे अमीबा है, ठीक है, इस तरह से अमीबा होता है। अमीबा क्या करता है, ये पूरी बॉडी से ही क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करता है अपनी पूरी बॉडी से। तो इसकी पूरी बॉडी है, होल बॉडी पार्ट और रेस्पिरेटर ऑर्गन, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर वन यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका होती है, इस कारण से पूरी बॉडी से करता है। तो आप देखिए जब कभी आपसे वो पूछे कि फ्रॉग किससे रेस्पिरेशन करता है, तो वो लंग्स के द्वारा करता है। कहाँ पर, जब जमीन पर हो, और जब पानी में हो तो वो स्किन के द्वारा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। एक अर्थवर्म है, वो भी क्या करता है, स्किन के द्वारा श्वसन लेता है। और फिश गिल के द्वारा श्वसन लेती है। और ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा कौन करता है, जो इंसेक्ट होता है वो ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। आगे बात समझ में। अब देखिए ये जनरल बॉडी, ये यूनिसेलुलर ऑर्गन्स है, वो जनरल बॉडी के द्वारा क्या करते हैं, होल बॉडी के द्वारा अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो अपन बात करेंगे अपने जो ह्यूमन रेस्पिरेशन ऑर्गन है उसकी बात करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन ऑर्गन कौन सा है।
तो ये आपके सामने जो डायग्राम है, ठीक है, ये मानव श्वसन तंत्र, इसके बारे में आज अपन यहाँ पर बात करेंगे। ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपको दी थी, ठीक है। अब देखिए आप, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मानव श्वसन तंत्र। तो देखिए मानव श्वसन तंत्र का चित्र आपने, डायग्राम आपके सामने है। इसके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो देखिए एक तो नोजल, ये नाक होती है, ठीक है, नाक, और ये फेरिक्स, ग्रसनी, लेरिंग्स, स्वरयंत्र, और इसके बाद ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकाई और ब्रोंकलाई, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंकलाई, और ये कौन सी बात है, एलोलाई, ठीक है, एलोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकलाई, ये सभी क्या है, इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की क्या है, पार्ट्स है, ठीक है। एलोलाई, ठीक है, एलोलाई जो कुप्पिका होती है, देखिए। तो अपना जो श्वसन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सबसे पहले श्वसन स्टार्ट होता है अपने नोज से स्टार्ट होता है, यानी कि नाक से ही सबसे पहले श्वसन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए नोज के अंदर क्या होता है, नोज के अंदर अपने एयर इन करती है, ठीक है, सबसे पहले नोज में एयर इन करती है। तो नोज के अंदर क्या पाए जाते हैं, नोज के अंदर जो 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 अपने क्या बोलते हैं, ये बाल होते हैं ना, बाल, नोजल हेयर, ठीक है, नोज के अंदर सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया। जो ये नाक के बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको बोलते हैं अपन सीलिया, नाक के बाल को सीलिया बोलते हैं। सीलिया के अंदर जाती है, फिर पहले नोज एयर इन, किसमें, एयर पहले नोज के अंदर, नोज से सीलिया में, सीलिया से जो सीलिया, नोज के अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसके होते हुए उसमें क्या पाई जाती है, एक बोन पाई जाती है, एक इस बोन के द्वारा दो छिद्र होते हैं, उनके अंदर प्रवेश करती है जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो उस झिल्ली के द्वारा ये क्या करते हैं, अंदर प्रवेश करती है, मतलब यहाँ पर जो झिल्ली होती है इसके द्वारा अंदर प्रवेश करती है एयर। फिर एयर कहाँ प्रवेश करती है, उसके बाद एयर प्रवेश करती है फेरिक्स में, ग्रसनी के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो देखिए जो ये एयर है, जो अपने जो नोजल हेयर है, ये सीलिया के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बाल क्या करते हैं, जो धूल के कण होते हैं, जो एयर के अंदर धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, उन कणों को क्या करती है, ये डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ इन जो हेयर्स के द्वारा रुक जाती है, ठीक है, और वायु, शुद्ध वायु अंदर जाती है। अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसमें कुछ नमी होती है, तो उसके द्वारा भी जो अपने जो धूल की कण है, जो डस्ट पार्टिकल है, उसके चिपक जाते हैं, ठीक है। और जो शुद्ध एयर है, जो प्योर एयर है, वो कहाँ चल जाती है, ग्रसनी के अंदर चल जाती है। कहाँ जाती है, ग्रसनी के अंदर, जो फेरिक्स के अंदर चली जाती है। और ये अपन दूसरा जो ऑर्गन्स है वो है मुख। कौन सा है, मुख। तो माउथ के द्वारा भी अपन क्या लेते हैं, श्वास ले सकते हैं। माउथ के द्वारा श्वास लेते हैं, क्योंकि नोजल कैविटी एंड माउथ कैविटी दोनों एक जगह जाके फेरिक्स के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो अपन श्वास माउथ के द्वारा ले सकते हैं, लेकिन मुंह के द्वारा लिया गया श्वास प्योर नहीं होता है, इनकी वो शुद्ध नहीं होता है, उसके अंदर अशुद्धियाँ पाई जा सकती है। लेकिन जो नोज के द्वारा जो लिया गया श्वास है वो शुद्ध होता है। तो अपन माउथ के द्वारा भी श्वास ले सकते हैं। तो दूसरा ऑर्गन यहाँ पर क्या हो गया, नंबर 2 पर माउथ आ गया, पहला नोज है, नोज के द्वारा, दूसरा मुख के द्वारा अपन ले सकते हैं। तो ये सारा श्वसन कहाँ आता है, पहले फेरिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, फेरिक्स के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, फेरिक्स में आने के बाद ये फेरिक्स में आ गया। अब ये फेरिक्स किससे जुड़ा हुआ है, तो फेरिक्स जुड़ा हुआ है अपने स्वर यंत्र से। तो बात करेंगे पहले फेरिक्स की। तो फेरिक्स की बात कर लेते हैं एक बार।
ठीक है। फेरिक्स, तो फेरिक्स क्या होता है वो, फेरिक्स के 3 भाग होंगे, कौन से हो गए, एक तो नोजोफेरिक्स, कौन सा, नोजोफेरिक्स, नोजोफेरिक्स। सेकंड पार्ट है वो ओरोफेरिक्स, कौन सा, ओरोफेरिक्स। ठीक है। तो थर्ड पार्ट है वो जो अपना लेरिंगोफेरिक्स होता ना, लेरिंगोफेरिक्स। ये जो घर्षणी के है वो 3 पार्ट हो गए, मुख घर्षणी, नासा घर्षणी एंड कंठ घर्षणी। तो नासा घर्षणी, मुख घर्षणी एंड कंठ घर्षणी बोल सकते हैं इन तीनों पार्टों को। तो ये मुख घर्षणी, ये नासा घर्षणी और ये कंठ घर्षणी, इन तीनों से घिरा हुआ पार्ट क्या है अपना, फेरिक्स है। ठीक है। तो फेरिक्स, ये पूरा फेरिक्स हो गया, डोट क्या हुआ ये सारा ऊपर वाला पार्ट फेरिक्स हो गया। अब फेरिक्स जुड़ा हुआ किससे है, तो फेरिक्स जुड़ा हुआ अपने लेरिंग से। ठीक है। जो अपना स्वर यंत्र है उससे जुड़ा होता है। तो स्वर यंत्र कैसा होता है देखिए, स्वर यंत्र ये डायग्राम आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है अपना फेरिक्स, वो जो लेरिक्स होता है वो इस तरह से होता है इसके अंदर। ठीक है। इस तरह से आप बताइए, इस तरह से जुड़ा होता है फेरिक्स। ठीक है। तो इसके अंदर फेरिक्स होता है। फेरिक्स के ऊपर क्या होता है, एपिगोलोस्टिक होता है। एपिगोलोस्टिक ग्रंथि होती है, गाठी ढक्कन होता है यहाँ पर। ठीक है। एपिगोलोस्टिक, एपिगोलोस्टिक के ढक्कन होता है, गाठी ढक्कन इसको बोलते हैं। वो एपिगोलोस्टिक करता क्या है, वो क्या काम आता है, गाठी ढक्कन क्या काम आता है, वो अपने जो श्वसन तंत्र, जो श्वास नली के अंदर, श्वास नली के अंदर जो भोजन के कण है उसको नहीं ध्यान देता है। कि जब अपन कभी भोजन करते हैं, ठीक है, जब कभी अपन भोजन करते हैं तो देखो ये किस तरह से होता है, ये अपने जो ये श्वास नली हुई और इसके जस्ट पीछे की तरफ ये दोनों जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, गाठी ढक्कन होती है इस तरह से। ठीक है। इस तरह से ये लगी होती है। जब भी कभी इसके ऊपर फूड आता है तो ये नीचे की तरफ आके यहाँ पर चिपक जाती है। तो जो खाना है वो अपने फूड पाइप के अंदर जाए, एयर पाइप के अंदर नहीं जाए। ये किसका काम है, एपिगोलोस्टिक यानी कि गाठी ढक्कन का काम है। ठीक है। तो ये गाठी की बात हो गई। तो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर एक गाठी ढक्कन लगा हुआ है फेरिक्स के ऊपर। ठीक है। इसको बोलते हैं वो फेरिक्स हो गया। जो लेरिंग्स के ऊपर है, सॉरी लेरिंग्स के ऊपर क्या गाठी ढक्कन लगा हुआ है। और लेरिंग्स किससे जुड़ा हुआ है, फेरिक्स से जुड़ा हुआ है। और नीचे ट्रेकिया जुड़ा हुआ है। ट्रेकिया और फेरिक्स के जो बीच का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन, लेरिंग्स बोलते हैं, स्वर यंत्र। ठीक है। और इस लेरिंग्स के अंदर क्या पाते हैं, वोकल कॉर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वोकल कॉर्ड्स पाई जाती है। वोकल कॉर्ड किसके अंदर पाई जाती है, इस लेरिंग्स के अंदर पाई जाती है, लेरिंग्स के अंदर। ठीक है। तो बात करेंगे अपन लेरिंग्स की। लेरिंग्स स्वर यंत्र। ठीक है। तो लेरिंग्स काम, इसके अंदर लेरिंग्स होता क्या है, ये अपना स्वर यंत्र है जो किससे जुड़ा हुआ है, एपिग्लोटिक या नासा ग्रसनी से, और नीचे श्वसन नली से ठीक है, श्वसन नली से जुड़ा हुआ है। और नीचे ये ट्रेकिया से, ऊपर फेरिक्स से जुड़ा हुआ है। इसके बीच का पार्ट क्या कहलाता है अपना, जो लेरिंग्स कहलाता है। ठीक है। अभी लेरिंग्स में और क्या क्या होता है, इसमें वोकल कॉर्ड्स होती है जो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। जब अपन बोलते हैं ना तो उस समय वाइब्रेट करती है, तो इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। वोकल कॉर्ड से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। वोकल कॉर्ड के अंदर क्या पाई जाती है, छोटी झिल्लियां पाई जाती है। तो म्यूकस और मेम्ब्रेन्स होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स किसके अंदर पाई जाती है, अपनी वोकल कॉर्ड्स के अंदर पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन छोटे स्पेस में झिल्लियां पाई जाती है। वो क्या करती है, कंपन करती है, जिसकी वजह से अपन को आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ये हो गया अपना फेरिक्स। अब बात करेंगे अपन ट्रेकिया की बात करेंगे। इसके आगे जो श्वसन, उसके बाद जो एयर आती है वो किस में आती है, ट्रेकिया के अंदर आती है। जो श्वसन नली के अंदर आती है, तो ये ट्रेकिया है। ठीक है।
तो ट्रेकिया क्या है, ये छोटी छोटी जो सी आकार की उपास्थि किससे द्वारा बना होता है, सी आकार की किससे बना होता है, उपकला उपास्थि से बना होता है। इसके अंदर एक के ऊपर एक सी आकार की छोटी छोटी एक झिल्लियाँ पाई जाती है सी आकार की, ठीक है, उपास्थि पाई जाती है, ठीक है। इप्थेलिया म्यूकस, अब देखिए ये छोटी जो एक उपास्थि जो हड्डियाँ होती है ना, तो वो यहाँ पर पाई जाती है अपने इसके अंदर, ताकि ये क्या है, ये इस तरह से होती है कि इनको चिपकने नहीं देता है कभी भी, इस श्वसन नली को कभी भी चिपकने नहीं देता, इससे हार्ड रहती है इन उपास्थियों से, यानी श्वसन नली कभी चिपकती नहीं है। और इसके अंदर ये उपास्थि रहती है, इन उपास्थियों के अंदर भी क्या है, मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। उस मेम्ब्रेन्स में क्या होता है कि जो अपनी एयर होती है, इम्प्योर एयर होती है, इम्प्योर एयर क्या करती है उसके अंदर चिपक जाती है, उसके अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, ठीक है, उपकला जो झिल्लियाँ होती है इसके अंदर, तो जो मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स की क्या होती है, वो एयर चिपक, जो एयर के कण है, जो धूल के कण है वो चिपक जाते हैं और अपनी प्योर एयर कहा जाती है इन लंग्स के अंदर जाती है। तो देखो ये जो ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया आगे जाके दो पार्ट में चेंज होता है, किसमें होता है, टू पार्ट्स के जो अंदर बदल जाता है, ट्रेकिया किसमें होता है, दो पार्ट्स के अंदर हो जाता है। कौन से, ये देखो लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये राइट ब्रोंकाई और ये लेफ्ट ब्रोंकाई, दो चेंज होता है ब्रोंकाई में, ठीक है। तो जो ट्रेकिया है वो ब्रोंकाई में चेंज होता है, दो आगे जाके लेफ्ट और राइट में अंदर, और ये ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्लाई में चलती है, ब्रोंकाई आगे जाके बहुत सारी ब्रोंक्लाई में चलती है, और ब्रोंक्लाई के आगे जो ब्रोंक्लाई का लास्ट वाला पार्ट होता है वो एलोलाई से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, एलोलाई से। तो देखिए आगे ब्रोंकाई की बात कर रहे थे अपन, ब्रोंक्लाई, तो ब्रोंक्लाई का जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे होता है, ये प्राइमरी ब्रोंक्लाई से होता है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, ठीक है, प्राइमरी ये ब्रोंकाई की प्राइमरी ब्रोंकाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोंक्लाई जुड़ी होती है, और ब्रोंक्लाई का जो अंतिम सिरा है वो एलोलाई यानी कि कोशिकाओं के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। ये इस तरह से होती है, देखो इस तरह से खूब सारी कोशिकाएं इसके अंदर होती है, बहुत सारी, और इसमें करीबन 30 मिलियंस क्या होती है इसके अंदर एलोलाई पाई जाती है। अब देखो एलोलाई से क्या जुड़ा होता है, एलोलाई से अपने जो एलोलाई होती है, ये छोटी छोटी कोशिका होती है, इनके द्वारा कैपिलरी जुड़ी होती है, यानी कि आर्टरी और वेन्स, आर्टरी और वेन्स का जो जाल होता है, देखो किस तरह से प्योर होती है, आपको बताऊं। तो ये एक से एक आते गई हमने एलोलाई तक आ गई। अब देखो एलोलाई में क्या होता है, ये एलोलाई में इस तरह से एक झिल्ली एक तरह से बने होते हैं एलोलाई अपने, ठीक है, इस तरह से एलोलाई बनी हुई होती है, इतना बड़ा होता है एलोलाई, इसमें बता रहे इसमें ना। तो यहाँ पर इसमें ये क्या होती है, इसकी ये भित्ति पाई जाती है, इसकी मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अपने जो एयर इन होती है, क्या होती है, एयर अंदर आती है और इस एलोलाई के अंदर आकर के यहाँ पर इससे CO2 बाहर निकलती है और O2 क्या होती है इसके अंदर चली जाती है, CO2 बाहर O2 अंदर आ जाती है, जिससे कि क्या होता है, ये कैपिलरी यहाँ पर बनती है, कैपिलरी खूब सारा दार होता है, हाँ, यहाँ पर वेन्स और आर्टरी, वेन्स और आर्टरी दोनों इनके द्वारा मिलाई जाती है, इनके अंदर मिली होती है, किसमें, एलोलाई के ऊपर। तो जो वेन्स और आर्टरी का जो होता है अपने ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है, वो वेन्स और आर्टरी के द्वारा आती जहाँ मिलती है, उसको कैपिलरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी बोलते हैं। केशिकीय धमनी होती है, केशिकीय धमनियाँ कैपिलरी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ऑक्सीजन तो क्या करता है, ब्लड में मिल जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर मिल जाता है, CO2 बाहर, ऑक्सीजन CO2 बाहर हो गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया, तो CO2 वापस यहाँ पर इनके अंदर CO2 बाहर निकल के सीधा वापस चल जाता है, ठीक है, नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। और ये जो सिस्टम होता है इनका,
कि इसको डायस्टोल सिस्टोल करने का काम कौन करता है, ये होता है डायफ्राम। ठीक है, जो अपना डायफ्राम है, इस डायफ्राम के डायस्टोल सिस्टोल करने से ही क्या होती है, ये एरोलाई, ये श्वास अंदर आता है और श्वास बाहर की तरफ जाता है। ये फेफड़े से उड़ते हैं और ये एरोलाई से उड़ती है और फैलती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, डायफ्राम की वजह से। डायफ्राम के अंदर क्या पाए जाते हैं, डायफ्राम के अंदर कुछ ऐसी उपास्थि, ऐसी जो क्या बोलते हैं, बस कुछ ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है, इसको डायस्टोल सिस्टोल कार्य करती है। ठीक है, तो देखिए अब ये लंग्स के अंदर आ गया। अब लंग्स के अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके अंदर लंग्स का यहाँ पर। तो देखो लंग्स क्या होता है, ये जो अपना लेफ्ट लंग्स होता है, सॉरी राइट लंग्स होता है, राइट लंग क्या होता है, इससे लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये आप इसी तौर से ध्यान रखिए, ये थोड़ा बड़ा होता है और ये छोटा होता है। और ये यहाँ से थोड़ी सी आकृति इस तरह से होती है इसकी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अपना हार्ट होता है इसके अंदर, इसके पास में क्या होता है, यहाँ पर हार्ट होता है अपना, जो हार्ट होता है ना, जानते हो तो मैंने बताया था ये हार्ट। तो हार्ट कहाँ पर होता है, अपने जो लेफ्ट लंग्स है उसके पास में हार्ट होता है। हालांकि ये लंबाई में तो क्या है, इससे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन चौड़ाई में इससे ये कम होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इस तरफ ये छोटा क्या होता है, छोटा इसलिए होता है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, अपना लंग्स पाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वो इसका डायग्राम बता दूंगा किस तरह से पाया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम के द्वारा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी बात जो है आज पूरी, यहाँ पर इसका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा होता है। अब लंग्स के देखो, और लंग्स के बारे में तो क्या, लंग्स के ठीक है, तो ये लंग्स का बात होगी पूरी। अब देखिए आप जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इसके और भी अपने जो ऑर्गन्स बचे हैं कुछ, जैसे मेल और फीमेल ऑर्गन्स है, उनके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनके बारे में फिर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज ये क्लास ये समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और इसके अंदर कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि उसको हम दोबारा बता सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।